कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? अब तो हो गए 2-3 दिन रिलीज हुए। वो होता है ना कि उम्मीद से दुगना, लेकिन ये उम्मीद से 100 गुना रिएक्शंस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारे पिताजी को जीवंत कर दिया। इम्तियाज सर और शाहरुख साहब, हम तीनों थे मन्नत की उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पे आए। उन्होंने मतलब गले लगाया, एकदम जप्फी डाली प्यार से। सुबह 6 बजे के कॉल टाइम पे बंदा शूट करने जा रहा था शाहरुख साहब। मतलब ये डेडिकेशन है, नहीं कोई सुपरस्टार है। सत्य तो यही है, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं था चमकीला प्ले करना। ये किसी आम बंदे के बस का रोग नहीं है। दिलजीत पाजी की तरफ से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता था कि उनकी वजह से रीटेक हुआ है। चमकीला की शूटिंग कर रहा था जब ये सीरीज मेरे को ऑफर हुई थी, मामला लीगल है, तो मैंने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मैं सच में बता रहा हूँ। रवि सर आते हैं, एकदम ऐसे बैठते हैं, बेस वाली आवाज में बात करते हैं, चश्मा लगा हुआ, कभी इधर से कोई आ रहा है, कभी इधर से कोई आ रहा है। पर्सनल नंबर दे दिया और बोल दिया, अरे अंजुम तेरे को कभी कोई जिंदगी में काम हो मेरे को याद करना, तेरा बड़ा भाई। समझ गए? अनुराग कश्यप आपको इस चीज की लिबर्टी देते हैं। अनुराग सर बार बार ये बोल रहे थे, कहते मेरा मन कर रहा है कि सारा शूट मैं अब दोबारा करूं तेरे साथ, तेरे को खुली छुट्टी दे दूं, जो बोलना है तू बोल। और शाहिद भी वैसे ही एक स्टार है कि जो सुपरस्टार भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो आर्टिस्ट भी। लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे ना सर, तो वो ऐसे परफॉर्म करते थे, आपको लगता था कि वो थिएटर आर्टिस्ट कर रहा था। हालांकि मेरे को नहीं लगता उन्होंने कभी थिएटर किया होगा। लंदन में थे हम 83 के टाइम पे, तो लंदन में रणवीर पाजी ने कभी अंजुम नहीं बोला, बत्रा नहीं बोला उन्होंने कभी भी। हमेशा उन्होंने ओ मेरे कुलवंत, वैसे ओ मेरे कुलवंत, मेरा कुलवंत सिंह कैरेक्टर का नाम, कुलवंत जप्पी डाल के फिर चमकीला एक फिल्म आई है, उसमें दिलजीत लीड रोल कर रहे हैं, इम्तियाज़ ने फिल्म बनाई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। लोग उसकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं और उसके जो एक प्रमुख पात्र हैं टिक्की, जैसे अभी हम जब इंटरव्यू वो स्क्रीन पे दिखे तो हमारे पीसीआर में बैठे हमारे साथी कह रहे थे, अरे ये तो टिक्की हैं, यानी उन्होंने चमकीला देख ली थी। आपने देखी तो देख लीजिए। इससे पहले उन्होंने अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर ही मामला लीगल है में काम किया था, उसमें भी बहुत कमाल का उनका किरदार था, बहुत अच्छा काम किया था। उनको आपने शायद अगर देवड़ी देखी होगी तो देवड़ी में देखा होगा। तो फिलहाल इन्हीं सब पे बात करेंगे उनसे। हमारे साथ हैं अंजुम बत्रा। कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ, सत श्री अकाल। और TV9 से जुड़े हुए जो भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी भाई। तो कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? अब तो हो गए 2-3 दिन रिलीज हुए। सर रिएक्शन मतलब वो होता है ना कि उम्मीद से दुगना, लेकिन ये उम्मीद से 100 गुना रिएक्शंस मिल रहे हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाबा जी की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से बहुत बढ़िया। मतलब मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि चमकीला अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था, है। और चमकीला बहुत बड़े फनकार थे, पंजाब में क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम था। और केसर सिंह टिक्की पहले मैं इनके नाम से बहुत मतलब नाम से वाकिफ था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये इतनी महान मतलब शख्सियत है और इतना बड़ा कैरेक्टर इम्तियाज सर ने अपनी फिल्म में इनको बनाया है। और इनके मतलब जो ये नरेशन देते हैं, ये सूत्रधार है बेसिकली चमकीला फिल्म की। तो इस वजह से बड़ा उम्मीद से तो कहीं गुना ज्यादा। और बाबा जी ने बहुत बहुत दिया सच में। मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ। कास्टिंग कैसे हुई थी? पहले इम्तियाज से मिले थे या फिर कोई और था, किसी और के थ्रू, क्या था? नहीं 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 नहीं, कास्टिंग मेरे बड़े भाई मैं मानता हूँ मैं उनको। मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है उनका। काफी फिल्में उन्होंने मुझे हमेशा वो मतलब कास्ट करते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स के लिए कास्ट करते हैं कि मतलब हमेशा मेरे को तारीफ ही मिली है उन किरदारों के लिए। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, तो मुकेश छाबड़ा भाई, तो आप भी वाकिफ होंगे उनके नाम से। बहुत बड़े और बहुत कमाल के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उनकी टीम से मेरे को कॉल आया। पहले किसी और कैरेक्टर के लिए आया, तब मुझे नहीं बताया गया कि ये कौन सी फिल्म बन रही है। फिर दूसरी बार आया, किसी और किरदार के लिए आया, तब भी नहीं बताया गया कि कौन सी फिल्म बन रही है। तीसरी दफा जब मुझे कॉल आया तो एक ढक्कन करके कैरेक्टर था फिल्म, तो तब मेरे को बताया कि ये चमकीला बायोपिक बन रही है और इम्तियाज अली इसके डायरेक्टर हैं, और आपको ढक्कन के कैरेक्टर के लिए मतलब थॉट अभी चल रहा है, तो आप एक लुक टेस्ट करके और एक ऑडिशन करके आप भेज दीजिए। तो मैंने ऑडिशन कर दिया।
फिर कुछ दिन के बाद, ये बात है सितंबर 2022 की, तो फिर मुझे कॉल आया कि यार एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब दिलजीत परिणीति के बाद उनका केसर सिंह टिक्की का कैरेक्टर है, तो आपको उसके लिए सोच रहे हैं। तो इतनी 2-3 दफा हो जाए ना तो आपको लगता है यार मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार कहीं कोई ऐसा ही कैरेक्टर ना हो कि आया और चला गया। खैर ऑडिशन दिया तो बाद में फिर मेरे को कॉल आया कि यार आप ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हो, तो आप कहाँ हो उस वक्त। तो मैंने कहा यार मैं चंडीगढ़ आया हूँ, तो कुछ दिन अभी चंडीगढ़ में ही हूँ। तो कहते कि एक काम कीजिए, इम्तियाज सर, इम्तियाज अली जी और मुकेश चावड़ा जी दोनों चंडीगढ़ में आ रहे हैं टैगोर थिएटर में, तो आप वहां जाके उनसे मिल लीजिए। तो मैं वहां जाके सर से मिला, सर ने 1-1.5 घंटा लगा के मुझे नरेशन दी, और मुकेश छावड़ा भाई वहीं थे, तो उनसे भी बात हुई। तो कैरेक्टर का तब मेरे दिमाग के जो होते हैं ना, आपके वो सारे कपाट खुल जाते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो जो आपका सवाल था नहीं कि ये कैसे मिली, तो ये मुकेश छाबड़ा जी ने मतलब मेरा ऑडिशन लिया और इम्तियाज सर को दिखाया, और फिर ये फाइनलाइज हुई सारी चीजें। इम्तियाज से पहली बार मिले जब इम्तियाज, तो क्या रिएक्शन था उनसे, क्या इंटरेक्शन हुआ? मतलब एक वो होता ना कि इम्तियाज एक बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, और एक रहता है कि उनकी हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग क्या कहेंगे उसको, उनको जिया है हम लोगों ने जैसी वो फिल्में बनाते हैं। तो आप जब उनसे पहली बार मुखातिब हुए तब क्या आपका रिएक्शन था, और उनसे क्या बातचीत हुई थी उस समय जो पहले आप नरेशन देने के पहले? तो भाई मैं वैसे इम्तियाज सर से 2016 में, वो भी पंजाब मुझे मुकेश छाबड़ा जी ने मतलब तब भी 2016 में मिलवाया था इम्तियाज अली सर से। वो हैरी मेट सेजल एक फिल्म थी, हाँ और उसके कुछ पंजाबी पंजाबी पोर्शन के डायलॉग्स थे जो शाहरुख साहब बोलने वाले थे, तो उनपे कुछ थोड़ा सा काम करना था। अच्छा तो इम्तियाज सर मुझे ले गए मन्नत में। अच्छा। तो मतलब हाँ, तो ये 2016 की बात है। तो मैं, इम्तियाज सर और शाहरुख साहब, हम तीनों थे मन्नत की उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पे, और हम सारी रात सिर्फ बातें करते रहे, और थोड़ा बहुत हमने काम भी किया, क्योंकि इम्तियाज सर चाह रहे थे कि वो जो कुछ डायलॉग्स, क्योंकि इम्तियाज सर आपको पता है बहुत बड़े बाकमाल राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, तो डायलॉग्स बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट लिखे थे, बट वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा डायलेक्ट पे थोड़ा सा और काम कर लिया जाए। और फिर मैंने शाहरुख साहब को कुछ 1-2-3 डायलॉग मैंने रिकॉर्ड करके भी उनके फोन में दे दिए थे। तो मैं मिला हुआ था 2016 में इम्तियाज सर से, और उसके बाद मैं 2-3 दफा उनके घर पे भी मिला इम्तियाज सर से। तो मैं बिल्कुल बड़े बखूबी उनकी नेचर से और वो कैसे इंसान है, बड़ा बिल्कुल अच्छे तरह वाकिफ था मैं। और उसके बाद मैं कट्टू मिला अभी 2022 में, तो चमकीला के इस मीटिंग के दौरान, और फिर उन्होंने मुझे जो 1-1.5 घंटा जो नरेशन दी, मुझे कहा गया कि अंजुम यार तेरे बाल छोटे हैं, तब 80s में बाल लंबे हुआ करते थे, दाढ़ी बड़ी हुआ करती थी, ये तेरे को करना पड़ेगा, वेट तेरा कम है, थोड़ा सा वेट गेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उम्र दराज लगना है। तो वो, और उसके बाद मेरे को जब पता चला कि ये बहुत बड़े ढोलक वादक है, पंजाब के ढोलक वादक थे बड़े बड़े, मतलब कुलदीप मानक जी के साथ और सुरिंदर छिंदा जी के साथ ये ढोलक बजाते थे, और मतलब चमकीला को तो खैर जैसे वो फिल्म में भी बोलता है टिक्की की मैंने ही बनाया है, तो उनके साथ भी ढोलक में कई दफा उन्होंने, मतलब कई दफा क्या काफी देर तक उन्होंने उनका साथ दिया। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार अगर ये ढोलक वादक है ये इंसान, तो इम्तियाज सर ने भी कहा कि ये ढोलकी बजाएगा फिल्म में, और हम लाइव अखाड़े रिकॉर्ड करेंगे, मतलब शो। तो मेरे जहन में था कि यार मैं तो म्यूजिकल बैकग्राउंड जरूर है, मैं गाता हूँ, मैं हारमोनियम पे बजा लेता हूँ, और लेकिन मैंने ढोलक कभी नहीं बजाई। ताल का मुझे पता, लेकिन ढोलक मैंने बजाई कभी नहीं। और टिक्की जी का एक अलग पैटर्न था बैठने का, वो अपने घुटने के नीचे ढोलक दे के रखते थे जैसे उस जमाने में चलता था, और छल्ले से ऊपर से ढोलक बजाते थे। और आमतौर पे क्या होता है, लेफ्ट से बेस बजता है, राइट से मदीन बजाते हैं ढोलक वादक, लेकिन ये क्या करते थे, ये उल्टा करते थे। क्या एक राइट बार से ये बेस और ये बता दीजिए क्या होता है, जो बेस जो मतलब बड़ा जो वाला बड़े हिस्सा वाला होता बड़े है वाला वो? है, हाँ वो उसको लैंग्वेज में बेस बोल देते हैं, और जो छोटे वाली होती है उसको मदीन बोल देते हैं। अच्छा तो वो अच्छा। क्या करते थे, वो बड़े वाला पुड़ा था जो वो लेफ्ट से आमतौर पे लोग बजाते हैं जो प्लेयर, ये टिक्की जी राइट हैंड से बेस बजाते थे और लेफ्ट से मदीन बजाया करते थे, और ऊपर से छल्ले से बजाया करते थे। अच्छा तो वो बैठना और उसको उस चीज को अचीव करना, वो मेरे को लगा, मैंने एवं इम्तियाज सर के सामने रख दिया बात। वो होता नहीं कि आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा शाना समझ के बोलते हो कि सर मैं तो ढोलकी सीखना चाहता हूँ। तो इम्तियाज सर ने बोल दिया हाँ यार सीख सकते हो। तो मैंने कहा सर अभी टाइम कितना है हमारे पास, तो बोले कि अभी
2 महीने तो हम शूट पे, नवंबर में शूट पे जाएंगे, तो तुम्हारे पास 2 महीने हैं, सीखना चाहते हो तो तुम सीखो। बल्कि अच्छी बात है कि वो रियल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कहीं रहे हो। तो फिर वो एक अलग कहानी है कि फिर एक केसी वैष्णव करके चंडीगढ़ के बहुत बड़े गुरु हैं ढोलक वादक, उन्होंने फिर वो अपॉइंट किए, वो मेरे को रोज 2-3 घंटे सिखाया करते थे। तो ये फिर पहली मीटिंग में ये हुआ कि मैं ढोलक भी मैं अपने घर पे उसी दिन ले गया, और फिर मैंने सीखना है नहीं शुरू कर दिया यूट्यूब पे, जब तक गुरु अपॉइंट नहीं किए गए। तो इम्तियाज सर से पहली मीटिंग ऐसी थी काम को लेके। काफी काफी काम दे दिया उन्होंने। काफी काम दे दिया इम्तियाज सर ने। और फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट आई तब और बहुत काम था, क्योंकि काफी डायलॉग्स थे और फिल्म में बैक टू बैक हर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे सीन के बाद टिक्की आ रहे हैं। और बड़ा, लेकिन बहुत कमाल का एक्सपीरियंस, मजा आया। अच्छा, अभी आएंगे, फिल्म पे आएंगे, पर आपने बीच में शाहरुख बोल दिया था, तो मैं, चूंकि दर्शक मुझे शिकायत करेंगे, फिर बाद में शिकायत करेंगे कि उनके बारे में आपने बात नहीं की। तो ये बताइए कि क्या है मन्नत के अंदर, कैसी लाइब्रेरी है शाहरुख की, कौन सी किताबें, कुछ देखा हुआ था, और उस समय कैसे शाहरुख कैसे मिले थे, क्या था उनसे? सर किताबें तो मैं ज्यादा नहीं देख पाया, क्योंकि हमारे पास तो हमारी एक किताब थी जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो इम्तियाज सर लेके गए थे। तो उससे पहले तो यही था कि क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है बेसिकली। हाँ। तो इम्तियाज सर ने मेरे को वो 5-7 जो सीन्स थे हम वही पढ़ रहे थे। तो 11 बजे का रात का टाइम था मन्नत का, और शाहरुख साहब शायद कुछ 11:15 11:30 आए, 10-15 मिनट, क्योंकि वो कहीं शूट कर रहे थे। और हम तो मतलब पहले पहुंच चुके थे, मैं और इम्तियाज सर, और शाहरुख साहब अभी 10-15 मिनट उनको लगने थे। तो सर जब पहली दफा, मेरे को आज भी याद है, उन्होंने एक रिप्ड टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के जॉगर्स थे, नीचे एडिडास सुपरस्टार मॉडल एक आता है एडिडास ओरिजिनल्स का, वो उन्होंने पहन रखा था व्हाइट कलर का। मैं सॉरी सर बीच में एक बात बोल रहा हूँ, उसके बाद मैंने एडिडास ओरिजिनल सुपरस्टार मॉडल के सारे कलर खरीद लिए मैंने। आज के बाद मैं भी यही पहनूंगा। और सर मतलब वो आए, और कसम से, मतलब वो होता है ना कि आप, क्योंकि मैं डाई हार्ड फैन शाहरुख सर का रहा हूं, तो एकदम से आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब ऊपर से कोई नीचे उतर आया है। और आए उन्होंने, मतलब गले लगाया, एकदम जप्फी डाली प्यार से, और उनके परफ्यूम के चर्चे हर जगह हैं, तो वो परफ्यूम सच में हमें भी खुशबू सुनने का मौका मिला। हमें वो फीलिंग आई। तो फिर इम्तियाज सर से मिले, और फिर वो बैठ गए और मेरे को बोल दिया कि इधर बैठो आप, मेरे बिल्कुल बाजू में बैठो। तो मेरे को ये था, मैंने कहा सर मैं इधर बैठा हूँ। अरे नहीं, तुम बिल्कुल मेरे पास आके बैठो। अब बिल्कुल साथ में बैठा हूँ, और एक, अब ये देखिए कि कितने महान लोग सामने, इधर इम्तियाज अली, इधर शाहरुख साहब, और इधर मैं। और फिर मैं ही बोल रहा हूँ, घंटों में बोल रहा हूँ, और वो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी था, तो पंजाब के बारे में मुझे जितनी नॉलेज थी, पंजाबी लिटरेचर को लेके या पंजाबी लफ्जों को लेके, तो वो मैंने अपनी सारी उगल के रख दी। मैंने कहा लो, ये मेरे को सब मेरे को पता है, इसमें से चुन लो जो आपको चाहिए। तो बड़े, मतलब शाहरुख साहब से वो पहली मीटिंग, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छे होस्ट हैं। उस रात उन्होंने, मतलब मैंने कुछ टाइम के लिए नॉनवेज छोड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अंजुम तू क्या खाएगा। उन्होंने मेरे को, जैसे होता नहीं कि मेन्यू देते हैं, उन्होंने मेरे को मेन्यू बताया कि यार ये है, तुम बताओ क्या है। उन्होंने बुलाया कि यार बताओ क्या क्या बन सकता है अभी और क्या क्या है। तो फिर एंड में मैंने कहा सर मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो कहते यार चल पाव भाजी तो खाते हैं, फिर मैं भी खाऊंगा तेरे साथ। हम दोनों ने पाव भाजी खाई, इम्तियाज सर ने कुछ कबाब वगैरह थे वो खाए। और उसके बाद जब, जैसे शाहरुख खान सबसे ज्यादा फेमस है पूरी इंडस्ट्री में, कि वो आपको जैसे सुबह 5 बजे हमने ये ऑफ किया, ये सारी चीज खत्म की, तो उन्होंने शूट के लिए निकलना था। सारी रात वो बंदा काम करके सुबह 6 बजे के कॉल टाइम पे बंदा शूट करने जा रहा था। शाहरुख साहब, मतलब ये डेडिकेशन है, हमें नहीं कोई सुपरस्टार है। सारी रात नहीं सोए, स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद एड का शूट करने जा रहे थे, तो वो हमें नीचे गाड़ी तक छोड़ने आए, जो उनका फेमस है। वरना कौन अंजुम बत्रा, कहाँ से अंजुम बत्रा, और आपको नीचे मतलब शाहरुख खान साहब लिफ्ट तक छोड़ने आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, बड़े कमाल के इंसान है वो। जो जो उनके बारे में चर्चे हैं कि वो बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, वो बिल्कुल सच है। हाँ, इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि अब आप जी सामने जी, बैठे हुए हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती नहीं हैं उनके बारे में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये बिल्कुल सत्य है। मैंने एक भी बात इसमें वैसी नहीं, मैंने बातें, मेरे पास और भी बहुत हैं उनके, मतलब किरदार को, उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको ये चीजें बताई, और बिल्कुल सत्य चीजें।
इस टिक्की कैरेक्टर के लिए कैसा, आपने क्या पुराने उनके कुछ वीडियोस देखे होंगे केसर सिंह टिक्की के, या फिर मौजूद हैं उनके कुछ वीडियोस वो आपने देखे होंगे, या फिर और अन्य अन्य क्या चीज़ें थी जो आपको इम्तियाज़ ने क्या ब्रीफ दिया था इस कैरेक्टर के लिए, और आपने अपनी तरफ से क्या जोड़ा, क्योंकि आपको एक फ़ायदा भी हुआ होगा क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड आपका भी है और टिक्की का भी था, तो कुछ फ़ायदा भी होगा, तो वो जोड़ के वो कैसे आपने कैरेक्टर डेवलप किया? सर देखिए, होता क्या है, हम हमेशा बोलते हैं कि राइटर इज माइजर, मतलब जो लेखक है वो बहुत कंजूस होता है, क्योंकि उसके पास फिल्म में या नाटक में एक किरदार नहीं होता, उसके पास ढेरों किरदार होते हैं, 10-12, कईयों में 20-50 किरदार होते हैं। तो अगर वो सबकी जर्नी अगर लिखने बैठेगा तो फिर तो मतलब वो पूरी मतलब ग्रंथ लिख देगा। तो लेकिन इम्तियाज सर क्योंकि इस फिल्म के राइटर थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ इतना कमाल दिया था केसर सिंह टिक्की का, क्योंकि केसर सिंह टिक्की बाकी कुछ लोग मतलब उनकी डेथ हो गई थी तब जब चमकीला पे गोली चली थी, तब बीच में कई लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन टिक्की एक ऐसे शख्स थे जो अभी भी जिंदा थे, अभी जनवरी में उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो इम्तियाज सर ने टिक्की जी के साथ भी बहुत रिसर्च के दौरान टिक्की जी से भी बहुत सारी चीजें उनको सुनने में मिली, किस्से कहानियां चमकीला के बारे में, कैसे वो आए। तो इम्तियाज सर के पास में बहुत सारा मटेरियल था जो कि उन्होंने सारा मुझे मतलब रिफाइन करके, कि जो उनको चीजें नहीं चाहिए थी इस टिक्की के लिए, इस किरदार के लिए, उन्होंने रिफाइन करके मेरे दिमाग में डाल दी कि टिक्की ऐसे थे। और जैसे कि आपने पूछा कि टिक्की के रेफरेंसेस जो मतलब रेफरेंस वीडियोस जो अवेलेबल थे, वो अभी इस एज वाले अवेलेबल है, उस एज वाले अवेलेबल नहीं थे। ओके ओके। उस एज वाली जो थी सिर्फ फोटोग्राफ्स अवेलेबल थी। तो उसमें अच्छा, और फिर ये मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात भी थी, कहीं एक लिबर्टी थी मेरे हाँ। लिए, कि लोगों को नहीं पता कि जवानी में जवान टिक्की कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, उनका गुस्सा करने का तरीका क्या था, वो जब थोड़े से मतलब हाई हो जाते थे, थोड़ी सी शराब पी लेते थे, तो वो कैसे बिहेव करते थे। तो ये सारा कहीं ना कहीं ताना बाना इम्तियाज सर ने कुछ बुना, कुछ एक्टर की जिम्मेदारी होती है उसने बुना। तो दोनों जब एक पेस पे आए, मतलब दोनों बराबर पे जब आए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ टिक्की ऐसा ही होना चाहिए। तो इम्तियाज सर के पास बहुत सारा मटेरियल था, कुछ बाकी हमने बीच में क्योंकि हमारे पास रेफरेंस तो कोई था नहीं, तो जैसे कि उनकी बेटी ने एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट, उनकी वाइफ ने भी, केसर सिंह टिक्की की ने, जब अभी मेरे साथ बात हुई फिल्म रिलीज होने के बाद, उन्होंने कहा कि आपने हमारे पिताजी को जीवंत कर दिया स्क्रीन पे। और उनकी वाइफ कहती थी पंजाबी में कि हाय मैंने तो इदा लग गया जिदा ये आ गए ने। अच्छा। वाह। समझ रहे हैं आप? तो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और ये क्रेडिट सारा इम्तियाज सर को ही जाता है, क्योंकि उनके जहन में, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर होता है, और उन्होंने जो एक इमेज बना रखी थी टिक्की की, या वो अपनी फिल्म को जिस तरीके से देख पा रहे थे, उन्होंने बड़े क्लियर थे टिक्की को लेके भी, बाकी हर किरदार को लेके भी। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने टिक्की ऐसा क्रिएट किया बेसिकली। हालांकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, अदरवाइज तो उनकी फैमिली भी बोल देती कि टिक्की ऐसा नहीं था या टिक्की जी ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अगर कहा है, उन्होंने तस्दीक कर दिया बेसिकली, उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि हाँ टिक्की जी ऐसे कहीं ना कहीं थे। तो बाकी क्योंकि इम्तियाज सर के पास बहुत सारा मटेरियल था जो कि वो हर रोज सारे एक्टर्स पे बम्बार्ड करते रहते थे, क्योंकि वो 2-3 साल से रिसर्च कर रहे थे, तो उनके पास बहुत सारा मटेरियल था। तो इस वजह से वो भर देते थे आपको अंदर तक, आपको कुछ क्वेश्चन आपके पास रहता ही नहीं था, आपके हर क्वेश्चन का जवाब वो आपको पहले से अंदर फीड करके दे देते थे। दिलजीत के साथ काम करना कैसा रहा, क्योंकि वो ना, मैं उनके कुछ कुछ इंटरव्यूज़ या अन्य अन्य चीज़ें देख रहा था, तो वो बहुत इजी बता रहे थे, बोले ये करना, मैं तो कैमरे के सामने आता था और जो इम्तियाज़ ने बताया मैंने बस वही फॉलो किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ख़ासकर जब आप किसी कैरेक्टर को कॉपी कर रहे होते हैं, उसमें एक वो भी है कि एक तरफ सेम फुटेज चल रही है इनकी चमकीला की, और इधर दिलजीत चमकीला के रोल में अपना दिलजीत और वो परिणीति कर रहे हैं, तो ये तो बहुत टफ होता है। वो दिखाते हैं कि बहुत इजी हैं, सेट पे भी ऐसा ही रहते हैं, कोई तैयारी उनकी दिखती नहीं है सामने से। नहीं सर, वो दिलजीत पाजी का मतलब वो मैं तो कहूंगा कि बड़प्पन ही है कि वो सारा क्रेडिट इम्तियाज सर को दे रहे हैं, देना भी चाहिए, डायरेक्टर है डायरेक्टर।
मतलब जैसे मैंने कहा कि कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि डायरेक्टर ने मुझसे सब निकलवाया और निकलवाता भी है डायरेक्टर। क्योंकि एक अच्छा एक्टर कई जगह पे बहुत गंदी एक्टिंग करता है और कई जगह पे बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो डायरेक्टर पर निर्भर करता है हमेशा। तो दिलजीत पाजी बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनका काम, वो पूरा काम करके आते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है पूरी तैयारी करके आते हैं। होता है ना कि दिखाते नहीं वो, क्योंकि वो हाँ एकदम शांत आते हैं, एकदम सेट पे बिल्कुल शांत आते थे। वो सिर्फ अपना पाठ कर रहे होते थे, उनका लिप्स थोड़े थोड़े मतलब मूव कर रहे होते थे और पता चलता था कि ये अपना जाप कर रहे हैं कुछ ना कुछ। एक्शन और कट के दौरान वो उस कैरेक्टर में, उस सीन में है, उसके बाद और उससे पहले वो जाप ही कर रहे हैं, अपना पाठ ही कर रहे हैं। उनकी मेरे ख्याल कार जुड़ी हुई है कुछ ऊपर। लेकिन सत्य तो यही है, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं था चमकीला प्ले करना। ये किसी आम बंदे के बस का रोग नहीं है, क्योंकि चमकीला, जैसे मैंने आपको बताया कि टिक्की मेरे लिए थोड़ा सा आसान था, क्योंकि कोई रेफरेंस वीडियोस नहीं थे, तो लोग जज नहीं करेंगे कि टिक्की यार वैसा था, इसने वैसा नहीं प्ले किया। लेकिन चमकीला तो बिल्कुल जज करेंगे, क्योंकि चमकीला के इतने अखाड़ों के इतने वीडियोस अवेलेबल हैं कि वो कैसे बात करते थे, वो कैसे, एक गाना भी लास्ट में जब आप देखते हो एंड क्रेडिट्स में वो गाना आता है जिसको बिल्कुल वैसा ही शूट किया गया है, हाँ, वो एक वैसे ही तरफ उनकी एक्शन फुटेज जैसे चलती ऐसे रहती है ऐसे और एक करते तरफ, हैं, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ। तो वो उसको मतलब वैसे ही रेप्लिकेट करना या इमिटेट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कि दिलजीत पाजी ने बड़े आसानी से किया। हालांकि वो दिलजीत पाजी, मैं कहूंगा, देखिए उनके इनबिल्ट वो चीज है कि वो बहुत बाकमाल एक्टर हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को भी अभी 12-15 साल 16 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो समझ में आता है कि यार तैयारी पूरी करके आए हैं ये बता नहीं रहे हैं। लेकिन कई लोग, जैसे कई लोग होते हैं, वो बताते हैं 10 रुपए की तैयारी होती है, वो बताते हैं हमने 100 रुपए तैयारी की, हमारे जैसे जो, कि हमने इतना कर दिया जी, इतना कर दिया, हालांकि देखने में आपको कुछ नहीं लगेगा। दिलजीत पाजी का क्या है, देखने में बहुत कुछ लगेगा, इसीलिए आप क्वेश्चन पूछते हो कि आपने कैसे तैयारी की। लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट लेते ही नहीं कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सेट पे आता था और, बट नहीं सर। अच्छा, मैं ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ, हर एक्टर की कोशिश होती है कि उसकी वजह से रीटेक ना हो। हर एक्टर की ये कोशिश होती है। डायरेक्टर की कोशिश ये होती है कि रीटेक चाहे हो जाए, लेकिन उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। दिलजीत पाजी की तरफ से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता था कि उनकी वजह से रीटेक हुआ है, डायलॉग की वजह से, कि वो डायलॉग भूल गए हैं या डायलॉग संभल कर गए हैं। सर बिल्कुल नहीं, एकदम मक्खन की तरह लाइन आती थी सर, एकदम मक्खन की तरह। वो भी कमाल है सर। आप बताइए कि बिना तैयारी के कोई इंसान इतनी अच्छी लाइनें बोल सकता है सर? जाहिर सी बात। अच्छा, उनकी मेमोरी मेमोरी बहुत शार्प है उनकी। अच्छा। जैसे एक दो सीन्स हमने देखे कि इम्तियाज सर ने मौके पे कुछ चेंज किया, लाइंस चेंज की, और दिलजीत पाजी को बोला कि यार दिलजीत पाजी इसको ऐसे खेल लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। हालांकि इम्तियाज सर ऐसा कभी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट, कितने ड्राफ्ट उन्होंने मतलब मिटा के फिर नया ड्राफ्ट लिख के वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये वाली ही मेरी फाइनल स्क्रिप्ट है। डायलॉग बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते थे, लेकिन बीच में एक दो दफा कभी देखा हमने कि सीन को थोड़ा सा चेंज किया और डायलॉग्स थोड़े से चेंज किए, तो दिलजीत पाजी एकदम से उन डायलॉग्स को याद कर लेते थे। तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा। तो कई चीजों में वो ब्लेस्ड हैं, लेकिन कई चीजों में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो कि वो बताते नहीं है। वो सुबह 4 बजे उठने वाले बंदे हैं। अच्छा। सुबह 4 बजे उठ के वो बंदा योग करता है ऐसे। वो, हमें लगता है कि वो ऐसे ही कहीं सुपरस्टार है, नहीं सर, पूरी मेहनत चल रही होती है उनकी पूरी। मैंने तो कुछ 35-40 दिन उनके साथ शूट किया है, 35-36 दिन। तो मैं बता सकता हूँ ये बात गारंटी से कि वो बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन काम अपना करके आते हैं। परिणीति। परिणीति। परिणीति बहुत स्वीट है। मैंने उनके साथ ही एक दूसरी फिल्म थी नमस्ते इंग्लैंड में भी हम साथ में थे। हाँ हाँ। और परिणीति की वजह से भी कभी मैंने नहीं, मेरे को नहीं याद कि आपने देखा होगा इन दिनों में लोग उनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे उनकी सिंगिंग को लेके और ये सब। लेकिन मैं सर एक बात बता दूं कि मैंने उनको लाइव सुना है। क्लासिकल, ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं वो। लेकिन पंजाबी ये वाला जो कैरेक्टर था अमरजोत जी का, वो वो फिल्म में भी एक डायलॉग है कि मतलब जब चमकीला को सिंगर्स नहीं मिल रही होती दो गाने के लिए, ड्यूएट के लिए, क्योंकि चमकीला की पिच बहुत हाई है और उसको मैच करने के लिए वैसी लड़की जो कि अमरजोत बाद में मिलती हाँ, है, वो कहते तो कहते भी है कैरेक्टर की, तो बहुत ऊंचा गाते गाते हो तुम, मैं अब नहीं बहुत आऊंगी ऊंचा कल। गाते हैं तुम। हाँ। तो आप ये देखिए कि परिणीति जिस पिच पे गाती हैं, जिस स्वर से गाती होंगी वो, उससे ये 2-3 स्वर ऊंची बात थी ये। दिलजीत पाजी को मतलब चमकीला को मैच करना अमरजोत के लिए
तो ये बात थी, तो उसको मैच करना बड़ा मुश्किल था परिणीति के लिए, लेकिन उन्होंने वो किया। हालांकि वो बीच बीच में कहीं आवाज उनकी ऊपर नीचे होती थी, लेकिन सर बहुत मुश्किल है। और फिर उसके बाद वो पंजाबी हैं, लेकिन उनकी परवरिश शायद मेरे ख्याल हरियाणा में अंबाला में हुई, और उसके बाद वो बाहर पढ़ी लिखी, तो वो ठेठ पंजाबी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उन्होंने पंजाबी पे बहुत काम किया। आप गाने सुनिए, उन्होंने पूरा पंजाबी पे काम किया, अपनी पंजाबी पे उन्होंने बहुत काम किया है। उसके बाद सिंगिंग पे मैंने तो लाइव अखाड़ों में सर देखा उनको, वो याद करके आती अच्छा, थी वो सर। जब पूरा शूट हो रहा था, जो सारे गाने वो जी, लाइव शूट हो रहे थे सारे अखाड़े में? सारे अखाड़े सर लाइव थे, सारे अखाड़े। तो वो मतलब वही। ऐसा था कि उसमें रीटेक्स हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि रीटेक हाँ। नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको एज इट इज रखा गया रिकॉर्ड। मतलब जैसे सिंक अच्छा। साउंड होती है हमारी, हाँ 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 वैसे हाँ। थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट दिया होगा अनडाउटेडली, लेकिन वैसे के वैसे ही थे सर। वाह। जी, वही तो फिर रियल के बड़े नजदीक, इसीलिए तो फिर लगे वो अखाड़े, क्योंकि उनको वैसे का वैसे ही रखा गया। तो ये इम्तियाज सर का पहले ही था कि उनको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। अच्छा, रवि किशन के साथ काम करना कैसा रहा? मुझे वो बहुत, उन्होंने, आपने भी बहुत कमाल काम किया है उसमें। मतलब मैं तो उसी समय से चाह रहा था कि आपसे बात करूं, फिर अभी चमकीला ही तो एक। हाँ अरे सर, हाँ हाँ। सर तो पता मामला लीगल है में मतलब कमाल आपने काम किया है। उसके साथ में जो सीरीज थैंक यू। है वो, और रवि किशन के साथ जो आपकी केमिस्ट्री, जो बेहतरीन, एकदम मजा आ जाता है पूरा। कैसा वो, कैसे उसका वो कैसे मिला, और रवि किशन के साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि वो बहुत बहुत फनी और बहुत अलग तरह का वो कैरेक्टर है। बिल्कुल सर। सर वो एक हमारे बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वैभव विशांत, एंटी कास्टिंग कंपनी है बंबई में, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं वो मेरे, और बड़ा प्यार करते हैं वो। अच्छा कास्टिंग मैं सर डायरेक्टर से आपको बता आपने दूं, खूब जो हाँ है बना के रखा सर, हुआ है। क्योंकि कारण, हाँ सर, क्योंकि कारण है 15-16 साल हो गए हैं ये। जैसे वैभव भाई थे, ये भी तब असिस्टेंट हुआ करते थे, और हम भी तब नए नए थे, तो वो होती नहीं कि असिस्टेंट्स के साथ हाँ। आपकी यारी कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपकी भावना समझता है। तो इस वजह से, और मैं आपको बता दूं कि चमकीला की शूटिंग कर रहा था जब ये सीरीज मेरे को ऑफर हुई थी, मामला अच्छा। लीगल है, तो मैंने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मैं सच में बता रहा हूँ। काम को हला हम सारे तवज्जो देते हैं कि काम काम है, लेकिन क्या था, चमकीला चल रही थी, आपके पास डेट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने इसको तवज्जो नहीं दी कि यार नहीं इम्तियाज भाई के डेट्स साथ ही नहीं है काम तो कर रहे हैं, कैसे। इधर क्या करें आके? तो खैर, लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला कि ये पोशंपा प्रोडक्शन है, नेटफ्लिक्स पे ही आएगी, और राहुल पांडे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, राहुल पांडे इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और सौरभ खन्ना ने इसको लिखी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े शोज दे रखे हैं, तो मैंने कहा यार है तो बड़ी कमाल, लेकिन डेट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो हैदर थे, हमारे जो इम्तियाज सर के एसोसिएट डायरेक्टर, वो मेरे पुराने दोस्त थे 83 के टाइम से, तो मैंने उनसे अपनी दिल की भावना मैंने अपनी प्रकट कर दी। मैंने कहा हैदर भाई यार, मैंने कहा यार देखो यार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यार, मेरे को वैभव विशांत जो है भाई, वो मेरे को बोल रहे हैं कि यार आपको एक बार मिल तो लो टीम से, तो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है। और वैभव ने मेरे को ये भी बोल दिया था, वैभव भाई ने, कहते यार अंजुम तुम एक बार मिल लो टीम से, एक छोटा सा ऑडिशन कर लेते हैं, डेट्स की मैं खुद देख लूंगा, मैं हैदर भाई से खुद मिलके कुछ कुछ ना कुछ तोड़ापा निकाल लेंगे इस चीज का। तो मैं मिला, और फिर वो सारी बात हुई कि चलो हम कर रहे हैं, इधर से हैदर भाई ने भी मेरे को डेट्स कुछ मेरी एक दो फ्री कर दी। और लकीली क्या हुआ, जो आपने रवि किशन सर की बात की, रवि किशन सर की डेट्स कुछ अवेलेबल नहीं थी, वो कहीं बिजी थे, क्योंकि आपको पता है वो गोरखपुर से एमपी भी हैं, तो उनका वैसे ही बहुत, और कुछ उन दिनों में वो कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स और भी कर रहे थे, तो उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी। ये प्रोजेक्ट मामला लीगल है कुछ 10-15 दिन के लिए पुश हुआ, तो मेरे लिए तो जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान साबित हुई ये चीज कि 10-12 दिन। तो रवि सर को तो मैं पहले से ही लक्की मानने लग गया कि यार ये बंदा कि ये बंदा मेरे लिए लक्की है भाई, इसकी डेट्स आगे पीछे हुई, मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया। तो मैं इधर से चमकीला का रैपअप हुआ, और उधर से मामला लीगल है शुरू हुई। तो ये ऐसे मेरे को ये सीरीज जो है मामला लीगल है मिली। और उसके बाद रवि किशन, जो आपका सवाल था कि रवि किशन जी के साथ काम करके कैसा लगा, सर पहले दिन तो रवि किशन सर जब मिले, तब मैं वर्कशॉप के टाइम पे एक दिन मिला, मैं बीच में एक दिन बॉम्बे, क्योंकि मैं पंजाब में शूट चल रहा था चमकीला, तो मैं बीच में एक दिन बॉम्बे वर्कशॉप के लिए सिर्फ सब एक्टर्स से बाकी से मिलने गया था, बाकियों की वर्कशॉप चल रही थी, क्योंकि मैं चमकीला में बिजी था, इसलिए मेरे को वर्कशॉप से थोड़ा सा वो कर दिया गया, चलो आप आपके साथ बाद में वर्कशॉप कर लेंगे 2-4 दिन की।
तो तब रवि किशन सर ने उस दिन आना था, तो रवि किशन सर से जब हम मिले तो भाई सिक्योरिटी एकदम टाइट, और रवि सर आते हैं एकदम ऐसे बैठते हैं, बेस वाली आवाज में बात करते हैं, चश्मा लगा हुआ, कभी इधर से कोई आ रहा है कभी इधर से कोई आ रहा है। तो मेरे को, अच्छा को एक्टर को क्या लगता है, क्योंकि मेरे सारे सीन्स रवि सर के साथ थे, स्क्रिप्ट मैंने तब तक पढ़ ली थी, मैंने कहा यार अगर रवि सर ऐसे ही मतलब इसी अपना मतलब यही ऑरा वो कैरी करेंगे या ऐसे ही रहेंगे तो मेरे लिए तो बड़ी डिफिकल्टी है कि यार मैं मतलब मैंने उसको बोलना है और क्या तू पागल है यार, तो मैं कैसे बोलूंगा, पता लगे कोई आ गया इनका सिक्योरिटी में से आ गया सर को साहब को कैसे बोल दिया ऐसे। तो मैं बड़ा इस चीज को लेकर वो था, लेकिन वो मीटिंग हुई कुछ देर के लिए और फिर रवि सर, मतलब होता है ना कि पहली मीटिंग में आप कुछ और होते हो, लेकिन जब ऑन सेट आते हैं रवि सर तो तब तो मतलब आते ही, अच्छा मैंने एक चीज देखी है, जितना बड़ा मैंने स्टार देखा ना उतना ही मैंने उसको वेरी डाउन टू अर्थ देखा अपने को एक्टर्स के साथ, जो उनका बिहेवियर होता है या को एक्टर्स के साथ जैसे वो उनको बिल्कुल आइस ब्रेक कर देते हैं। चाहे रणवीर सिंह की बात करूं, अर्जुन कपूर की, शाहिद कपूर की, मैंने सबके साथ काम किया, तो मैंने इन सब में से एक चीज कॉमन देखी है, चाहे रवि किशन सर की हम बात कर रहे हैं, दिलजीत पाजी की, कि यार ये लोग ना, बड़ा इंसान वही होता है कि जो दूसरे साथ वाले इंसान को छोटा होने का एहसास ना करवाए कि तुम शायद मेरे से अभी किसी चीज में कमतर हो या थोड़े से कहीं मेरे से लेवल में कहीं नीचे। तो वो मेरे ख्याल में इन सब में एक कॉमन चीज है और रवि किशन सर में भी यही। तो फिर उसके बाद तो जो रवि सर, मतलब तीसरे चौथे दिन तो रवि सर ने मेरे को अपना पर्सनल नंबर दे दिया और बोल दिया अरे अंजुम तेरे को कभी कोई जिंदगी में काम हो मेरे को याद करना, तेरा बड़ा भाई है, समझ गए आप। वाह। तो ऐसा प्यार, और फिर हमने बहुत मस्ती की, और हमारा क्योंकि ना हमारे जो राइटर डायरेक्टर है ना सौरभ खन्ना जी और राहुल पांडे, सच में सर ये हम उम्र ही हैं हम सारे, अच्छा। हाँ राहुल हाँ। सर हमारे से छोटे हैं तो हम उम्र है, इसलिए हमारी जो ट्यूनिंग थी ना, तो वो आपको सीरीज में इसीलिए वो मतलब अतरंगी चीजें, क्योंकि सेट पे भी हम कुछ ना कुछ जो सौरभ खन्ना जी हैं मतलब एज अ राइटर वो बड़े लिबर्टी देते हैं, मतलब आपको पूरे कि ऐसा नहीं है कि रिजिड है अपनी लाइंस को लेके, डायलॉग को, अगर उनको लग रहा है कि उनकी लाइन या डायलॉग आपने कुछ और अच्छा बोल दिया, वो कहेंगे इसको काट दो, मेरे वालों को काट दो, फाड़ दो पन्ना, तुम बोलो जो तुमने बोला है। तो ऐसा ऐसा करते थे वो सौरभ खन्ना जी। तो इस वजह से वो बड़ा लाइवली और बड़ा एक मतलब ह्यूमरस, ह्यूमर उसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी चीजें ऐसी थी कि जो हमने मौके पे भी हम बना लिया करते थे। और रवि सर का तो फिर साथ था ही था, क्योंकि वो भी आपको फिर अप्रिशिएट करते थे, हाँ यार तू ऐसे बोल दे, तू ऐसे कर ले, तो मतलब ये बड़ा मजा आया सर, मामला लीगल है के सेट पे भी। और सर जहां पे आपको, जिस सेट पे आपको मजा आता है, ऑडियंस को भी वो चीज देख के मजा जरूर आता है, ये कंफर्म बात है। जहां पे सेट का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव और बड़ा सैड सा होता है ना, वो फिल्म भी वैसी बनती है या वो सीरीज भी ऐसी बनती है, हमेशा की बात। अच्छा, आप अभी कह रहे थे ना कि सौरभ कह रहे थे कि मेरी स्क्रिप्ट फाड़ दो, ये हटाओ और दूसरा अपने अनुसार बोलो जाके। देव डी के सेट पे भी क्या ऐसे अनुराग कश्यप करते थे? क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक हाँ गौरव शर्मा का इंटरव्यू कर रहा था, वो उन्होंने उसमें गैंग्स ऑफ वसेपुर में 1 लाख का रोल किया, तो वो कह रहे थे कि मुझसे बोले अनुराग कश्यप मुझसे बोले ये स्क्रिप्ट हटाओ, ये जिसने स्क्रिप्ट लिखी पागल है, अपने मन से बोलो जाके। सर मेरी पहली फिल्म थी देवदी, और मैं जो कि तब इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था, और तब मेरी वहां से मेरे को उठा लिया इन्होंने और सीधा जाके मतलब कहाँ आप थिएटर भी अभी नया नया करना शुरू किया है और कहाँ आपको एकदम से मतलब कैमरा के आगे और पहले दिन ही आपका क्लोज लगा दिया जाता है और आपको पता ही नहीं कि बिहेव कैसे करना है क्लोज में, मतलब क्योंकि आपको अगर ज्यादा बॉडी मूवमेंट करोगे तो आप क्लोज से आउट हो, क्योंकि कैमरा बिल्कुल आपके क्लोज मतलब क्लोज, मिड में फिर आप थोड़ा सा हिल जुल सकते हो और मतलब वाइड में तो फिर आप खेल ही सकते हो, लेकिन क्लोज लगा दिया तो हमें समझ में मतलब कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, लाइंस को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस। तो जो आपने ये बात कही है बिल्कुल सत्य है। इम्तियाज सर को अगर लग रहा होगा ना कि यार एक्टर लाइन में फंस रहा है, अनुराग शर्मा, तो वो आपको अनुराग लिबर्टी देते हैं। तू क्या, अनुराग कश्यप, सॉरी अनुराग कश्यप आपको इस चीज की लिबर्टी देते हैं कि भाई तू इसको कैसे बोल सकता है, तू कैसे बोलेगा इसको, तो बोल जैसे बोल। मेरा एक देवडी में एक सीन था जब मैं पारो के, जब मैं वो गन्ना मार देती है पारो खेत में, डंडा मार मेरा सब फूट जाता है और उसके बाद वो सारा जब कांड हो जाता है, तब मैं पारो के फादर से मैं माफी मांग रहा हूँ, तो उन्होंने लाइनें कुछ और लिखी थी। हाँ। तो इम्तियाज सर कहते कहते कि यार लाइन छोड़ो, मैं सच में बता रहा हूँ, आपने ये मेरा पुराना किस्सा छेड़ दिया सर आपने इस बात को लेकर। बिल्कुल सच में बोलिए। वो इम्प्रोवाइज, सर आप वो सीन देखिएगा, वो इम्प्रोवाइज्ड है वो सीन,
कि जब मैं उनके बाप को बोल रहा हूँ, जी मेरे से गलती हो गई जी, मेरी नौकरी चली जाएगी, वो कहते हैं तू पागल है यार, कौन कौन ले जाएगी तेरी नौकरी, क्या तू तेरे लिए कुछ खा पी लिया है क्या, तू क्या कर रहा है। वो इतना अच्छा है, वो एक मतलब एक या 2-3 सेकंड की कुछ कन्वर्सेशन है, 4-5 सेकंड की, लेकिन बड़ा बाकमाल है। और कट होते इम्तियाज सर बोल अनुराग तो कश्यप। इम्तियाज सर बार बार अनुराग सर बार बार ये बोल रहे थे, कहते मेरा मन कर रहा है कि सारा शूट मैं अब दोबारा करूं तेरे साथ, तेरे को खुली छुट्टी दे दूं, जो बोलना है तू बोल। क्या तो बड़ा अच्छा आया वो सीन, वो बड़ा अच्छा सीन था वो। तो ऐसा सर होता है कई दफा कि जब एक्टर की जबान पे वो लाइंस ठीक से फिट नहीं बैठ रही होती, तो डायरेक्टर या राइटर को इस चीज की अगर वो समझ ना रहा है, तो वो आपको थोड़ी सी लिबर्टी दे देता है कि यार तू इसको बोलता, इसके माने चेंज ना हो, इसका मीनिंग चेंज ना हो, तू कैसे बोलता है इसको। तो फिर अगर आप बोल देते हो वैसा कुछ अच्छा, तो फिर वो अच्छी चीज निकल के आ जाती है। दो छोटे छोटे सवाल उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। एक तो ये कि जी फिल्मों में या मतलब एक्टिंग फील्ड में आने का मन कब हुआ, और उसके बाद फिर तैयारी रही आपने फिर एमए भी किया शायद, इसमें एमए किया जहाँ जी तक जी। जो हाँ, तो एमए किया। तो ये कैसा था कि पंजाब में रहते थे आप, या कोई बैकग्राउंड था, कोई करता था एक्टिंग, या फिर शुरू से ही कौन सी फिल्में देखते थे कि यार ऐसा बनना है, ऐसी एक्टिंग करनी है? सर फैमिली में कोई नहीं है ऐसा इस फील्ड से दूर दराज तक, मतलब मैं कहीं देखूं अपने दूर दराज तक कोई नहीं है सर मेरी फैमिली में। खेती करने वाले परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। अबोहर शहर है मेरा पंजाब में, और अबोहर से 15 किलोमीटर दूर कुइयां सबर मेरा गांव है, जहाँ पे वो मेरा पैतृक गांव है। मतलब वहां पे हम कीनू की खेती करते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचा लोग सब, मेरे फादर सिविल इंजीनियर अभी रिटायर हो चुके हैं, मेरे फादर शहर में आज आगे थे अबोहर में। तो मेरे जो नान के, मेरे दाद के, ननिहाल ददिहाल, ये दोनों का पेशा जो कारोबार, अभी कारोबारी हो गए हैं मेरे नान के, अदरवाइज पहले खेती थी। तो उस परिवार से मैं आता हूं, तो परिवार में और कोई नहीं है ऐसा। मतलब मेरे अगर मामा जी की बात करें, कोई एफसीआई में, कोई कारोबारी, उनके बच्चे, कोई एमबीए, कोई सीए, कोई डॉक्टर। मेरी रियल सिस्टर पीएचडी इन केमिस्ट्री है चंडीगढ़ में, एमसीएम कॉलेज में आंचल प्रोफेसर है, समझ गए आप। तो मेरे फादर सिविल इंजीनियर। तो उस परिवार से होने के बाद आप पे थोड़ा सा एक बर्डन होता है कि या तो आप खेती करोगे, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि आपके पेरेंट्स कहते हैं यार बहुत मुश्किल ये काम है खेती, क्योंकि सारा नेचर पे निर्भर है, तो आप नहीं कर सकते, तो आप कुछ अच्छा ही काम करो कि वैसे कहीं निकलो, बाहर निकलो। तो मेरे साथ भी वही था। लेकिन मेरे को स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, मैं फेल भी हुआ एक दो दफा स्कूल में, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। लेकिन तब मेरे को लगा सिंगिंग का थोड़ा सा, गुरदास मान को मैं बहुत सुनता था, पंजाबी सिंगिंग की, फोक सिंगिंग में आए, हारमोनियम सीखना शुरू किया। भंगड़ा टीम पंजाब में जैसे स्कूल कॉलेज लेवल पे होती हैं, तो भंगड़ा टीम में आया, अच्छे गुरु मिले वहां पे, तो उन्होंने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो करते करते 2006 में जब मैं ग्रेजुएशन कर ली मैंने पंजाब में अबोहर से, तो फिर मन में आया कि अभी क्या करें। तो किसी ने कहा कि यार ये तो करता ही रही हो साथ साथ, लेकिन एक काम भी कर लो, एमबीए, कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी, तो पैसे वैसे कहीं कर लोगे आप, ठीक, कमा लिया करोगे। तो मैं जब चंडीगढ़ आया, तो फिर मेरे दिमाग से वो सिंगिंग वाला कीड़ा तो जा नहीं रहा था। मैंने कहा यार सिंगिंग तो मेरे को करके रहनी है, ये मैं कसरत तो निकालूंगा। जैसे आपको पता है पंजाब में जो रुझान है कि अपनी एल्बम करने का, सिंगल करने का, तो सिंगिंग, खैर मैं एक बी प्राक के फादर वरिंदर बच्चन, बहुत बड़े फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे पंजाब के, मैंने उनसे सीखना शुरू किया क्लासिकल। उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार आवाज इसकी ठीक ठाक है, इसको कुछ और मैं गाइड करूं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है। तो होता नहीं कि आप बड़े बड़े नाम लेते हो कि इसका मन बन जाए वहां पे जाने का। तो उन्होंने कहा अरे अनुपम खेर वहां से है, किरण खेर वहां से है, यशपाल शर्मा वहां से है, सुनील ग्रोवर तब इतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनका भी रेफरेंस दिया, हैरी बुबेजा वहां पे है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े हैं, हम भी वहां पे जाएंगे, हमारी भी बात होगी कभी, इंडियन थिएटर पे अंजुम बत्रा भी है। तो मैंने वहां पे ऑडिशन दिया, वहां सिलेक्शन हो गई, 2 साल की डिग्री थी। और तब तक मेरा कोई एक्टिंग का ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ सिंगिंग, भंगड़ा, ये हिस्ट्रोनिक्स, थिएटर अबोहर में थोड़ा बहुत मैंने किया था, या 2 साल की डिग्री की थी। मेरा थिएटर का भी कोई ऐसा मेरा बहुत कोई महान एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने कोई 200 प्ले कर लिए, यही 4-5 प्ले किए थे मैंने जिंदगी में। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा देवडी के बाद कि हाँ यार ये लाइन अच्छी है, इसी को आगे परस्यू करना चाहिए। सिंगिंग में तो सिंगर और भी बहुत है, एक्टिंग में भी हालांकि एक्टर्स बहुत है, लेकिन ये मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, वहां तो आपको कुछ पैसे लगाने पड़े गाना करने के लिए।
तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। शौक थोड़ा सा सिंगिंग का पैदा हुआ जो लेटर इन लाइफ एक्टिंग में तब्दील हुआ। लेकिन 15 साल से फिर मैं अभी 2008 से लेके अभी तक 2009 में बॉम्बे मूव कर गया था, तब से अभी तक एक्टिंग ही एक मतलब पेशा है, और कोई अदर हाउस ऑफ प्रॉफिट मेरा नहीं है। यही आता है थोड़ा बहुत, और यही नहीं, जो थोड़ा बहुत कर रहे नहीं, हैं, बस बहुत यही बहुत कर रहे आता है। हैं। शुक्र है सर, वो बाबा जी का, जो वाहिगुरु ये की। आप बात कर रहे हैं ना कि आप सिंगिंग कर रहे थे, फिर एक आपने रोल किया तो आपको लगा कि इसमें तो कुछ पैसा लग नहीं रहा है। सेम यही सेम बात मैंने दिलजीत के मुंह से सुनी। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने सोचा था कि एक्टिंग नहीं करूंगा, फिर मुझे ऑफर आया तो मैंने पहली फिल्म की, चली नहीं, फिर दूसरी फिल्म की तो वो बहुत ज़्यादा चल गई, फिर ऑफर्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि सिंगिंग कर रहे हैं, गाने मतलब गाना वाना अपना सब करते थे तो लोगों को पैसे देने पड़ते थे, जो उनके सारे आर्टिस्ट थे सब थे। सोचा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्शन वाले गाड़ी बेचते हैं, प्रोडक्शन वालों का सब कुछ, उनका खाना, और ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं आपको। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली क्या? सेम बात ये बोली उन्होंने। अरे सर, हाँ सर, ये सत्य है। लेकिन मतलब इसको हम वैसे, वो कहावत नहीं है ना, हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। तो ये तो वही है सर कि आपको बस मेहनत करते रहना है। मतलब आपको एक अच्छे ब्रेक का इंतजार करना। आपको लगता सच में कुछ नहीं है सर। गाड़ी प्रोडक्शन की, खाना प्रोडक्शन का, वैनिटी प्रोडक्शन की, एसी प्रोडक्शन का, सब कुछ तो प्रोडक्शन का है सर। सब कुछ तो पैसे भी producer दे रहा है का ऊपर से। आप पैसे ऊपर से पैसा भी भर भर के मिल रहा है सर आपको। तो मतलब ये तो मतलब बड़ा कमाल है सर, ये तो वरदान है। मतलब ये इसलिए सर सब लोग इसी लाइन में आना भी चाहते हैं। एक तो नाम, इसमें पैसा भी है, नाम है, दौलत, शौहरत, रुतबा, रसूख, सब कुछ है सर इस लाइन में। तो इसी वजह से मतलब ये ल्यूक्रेटिव सी लाइन है, और पॉम्प एंड शो वाली, तो लोग आना चाहते हैं। यही एक वजह है सर सबसे बड़ी। लास्ट सवाल मैं पूछूंगा आपसे शाहिद जी भाई। कपूर पे, क्योंकि शाहिद कपूर मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। उनको मैं, हाँ, हैदर वगैरह में, हैदर, कमीने, इन सब में बड़ा बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। जैसे मैं उस दिन गजराज राव से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे, अभी मैदान जो आई है उसके सिलसिले में ही, तो वो अजय देवगन के बारे में कह रहे थे वो ऐसे विरले एक्टर हैं जिन्होंने कमर्शियल और क्राफ्ट दोनों को साथ लिया है। शाहिद कपूर के बारे में मुझे यही लगता है, आपने उनके साथ जर्सी में थे आप, ठीक ठाक आपने मतलब स्क्रीन भी शेयर की उनके साथ, तो आपको क्या लगता है उनकी तैयारी को लेके, उनके काम करने के तरीके को लेके? सर वो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी किस्मत में शायद इतने अच्छे को एक्टर्स, स्टार्स के साथ काम करना लिखा था कि सर मैंने कोई भी मतलब शाहिद की पर्टिकुलरली अगर हम शाहिद बाजी की बात करें, तो एक तो वो सबसे बड़ी बात कि वो पंकज कपूर जी के बेटे, जो वो है ना कि वो जो अपनी एक पिता का नाम वो लेके चल रहे हैं ना, हालांकि उन्होंने कभी वो नाम से उनको काम मेरे ख्याल में नहीं मिला, वो अपनी अलग उनकी जर्नी रही है। लेकिन क्योंकि वो पंकज कपूर के बेटे हैं, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने उस चीज को साधने की कोशिश की फिर भी, यार मैं पंकज कपूर का बेटा हूं, मैं अगर उनका वैसे नाम लेके इंडस्ट्री में ना आया हूं, लेकिन उनका नाम तो मेरे साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो इस वजह से शायद उन्होंने वो साधने की कोशिश की और वो बड़े सफल भी हुए हैं सर। सेट पे भी सर, जैसे जर्सी के सेट पे मेरे को अच्छे से याद है, लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे ना सर, तो वो ऐसे परफॉर्म करते थे आपको लगता था कि वो थिएटर आर्टिस्ट कर रहा है सर। हालांकि मेरे को नहीं लगता उन्होंने कभी थिएटर किया होगा। आप देखना सर शाहिद की जब जब लंबी लंबी, चाहे हैदर में भी सर उनका वो जो टकले वाला वो जो एक सीन है सर, जो हेलो बहुत फेमस भी हुआ था, हेलो हेलो, अरे सर मैं सच में बता रहा हूँ, वो आपको कहीं भी किसी मतलब नाटक की या थिएटर की परफॉर्मेंस से कम नहीं है सर वो। कमाल है वो। और मतलब विशाल भारद्वाज, अरे सर मतलब वो बड़ी बाकमाल चीज है। हम बोल देते हैं स्टार, अरे स्टार, थिएटर वालों को थोड़ी सी सर हमें आदत हो जाती है कि थिएटर वाले क्या होता है, वो 1000, 2000, 3000 के क्राउड में वो स्टार हो जाते हैं ना जब, तो उनको लगता है कि बाकी स्टार सब ऐसे ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और आजकल सब समझ चुके हैं कि नहीं यार, सब काम करके आ रहे हैं और सब मेहनत करके आ रहे हैं। और शाहिद भी वैसे ही एक स्टार है कि जो सुपरस्टार भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आर्टिस्ट भी बहुत कम। रणवीर सिंह को लेके भी यही कहेंगे आप? 83 में उन्होंने क्या कमाल काम किया। एनर्जी सर, एनर्जी, एनर्जी, अगर एनर्जी का दूसरा नाम हो तो वो रणवीर सिंह है सर। वो होता नहीं कि जैसे हम बिजली को बिजली बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लाइट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो उसका अगर कहीं एक और साइनोनियम देना हो ना सर
तो रणवीर सिंह भी बोल सकते हैं। सर वो पता नहीं मेरे को, अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा रणवीर सिंह मेरे को ऐसे लगते हैं कि वो सुबह जब उठते होंगे ना तो वो बोलते होंगे हाँ जी प्लग कहाँ है, स्विच कहाँ है, वो देते होंगे यहाँ पे, दोनों उंगलियां अपनी दे के चार्ज होके आते होंगे। सर क्या एनर्जी है। मतलब सर लंदन में थे हम 83 के टाइम पे, तो लंदन में रणवीर पाजी ने कभी अंजुम नहीं बोला, बतरा नहीं बोला उन्होंने कभी भी। हमेशा उन्होंने ओ मेरे कुलवंत, वैसे ओ अच्छा। मेरे कुलवंत, मेरा कुलवंत सिंह कैरेक्टर का नाम, ओ कुलवंत, जप्फी डाल के सर ऐसे किस ले लेना सर, वो वही बंदा है सर, एनर्जी। मैंने सर, मैं अगर हमारे पास वक्त है तो मैं रणवीर सिंह की भी एक बात आपको हाँ हाँ, बताना बिल्कुल चाहूंगा। बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ। तो रणवीर सिंह की मैं अभी कल भी किसी को बता रहा था, मैंने कहा रणवीर सिंह, एक दिन हमारा शूट चल रहा था, मैं, हार्डी संधू पाजी, एमी विर्क पाजी और साकिब सलीम पाजी, हम सब लोग बैठे हुए थे, हमारा शूट चल रहा था। और उस दिन रणवीर सिंह का शूट शायद बाद में लेट कहीं होगा, टनब्रिज वेल्स करके ग्राउंड था, वहां पे चल रहा था। तो हम लोग बीच में शूट करते थे, एक दो टेक देके और फिर कैमरा सेटअप थोड़ा सा चेंज होता था, तो आपके पास टाइम होता है, सेटअप हो रहा है, आपके पास आधा घंटा या 20 मिनट होते थे, हम बैठते थे आराम से। रणवीर सिंह सर 6 घंटे उस दिन, मतलब उस बंदे ने कभी वो मतलब फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कभी वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कभी वो बैटिंग की कर रहा है, वो बंदा थकता ही नहीं सर। मतलब आप ये देखो उस दिन बहुत ज्यादा मतलब धूप थी, उस बंदे को मतलब कोई वो वाली टेंशन नहीं है कि मेरे आमतौर पे होता ना कि टाइमिंग हो जाएगी यार मेरे, फिर मैं डी टाइम करवाता फिरूंगा उस चीज को, कुछ नहीं सर, मेहनत। और सर आपने देखा वो लुक तो उनका देखा ही है कि कपिल देव क्या लगे हैं, वो कपिल देव तो है सर। सर देखिए, अगर कोई इंसान किसी लेवल पे है, सबसे बड़ी बात तो सर एक तो ऊपर वाले की, वाहेगुरु की, प्रभु श्री राम की, या जिस भी भगवान को वो मानते हैं उनकी अपार कृपा होती है, तब ही इंसान इस लेवल पे पहुंचता है। लेकिन वो प्रभु आपको ये जांच भी देता है, ये आपको ये हुनर भी देता है कि आप मेहनत भी करो और अपने क्राफ्ट पे काम करो, तभी आप बहुत बड़े बन पाओगे। सर मेहनत हर इंसान की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही कोई सर रातों रात नहीं बन जाता। हाँ अगर तुक्का लगता भी है सर, एक दफा तुक्का लग जाए, लेकिन उसके बाद तो आपकी मेहनत ही है ना सर। तो ये सब जितने भी सर, ये लंबी फहरिस्त जो बड़े स्टार्स की सर हमने जिन पे अभी बात भी की, चर्चा भी की, ये सब लोग सर, इनमें सब में एक बात कॉमन है कि एक तो ये सब डाउन टू अर्थ है, हलीमी वाले हैं और मन से बहुत अच्छे वाले हैं। लेकिन ये सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब लोग मेहनती हैं बहुत ज्यादा, जी। बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत करते हैं हाँ, सर। ये सारे लोग भी मेहनती हैं और आप भी बहुत मेहनती हैं। आपने अभी चमकीला में किया, शुक्र मांगा है लीगल में शुरू से लेके, देवडी से लेके जो जो आपने 83 में काम किया, तो बहुत बहुत कमाल जी, काम किया है आपने। तो अभी थैंक यू चूंकि सो मच सर, इशारा हो थैंक रहा यू। है, हम लोग टाइम बहुत बहुत आगे खींच लिया है हम लोगों ने, तो अभी फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आगे जी बिल्कुल। फिर कोशिश करेंगे, फिर मुलाकात हो, फिर आपसे बात करें, लंबी चर्चा करें। जी जी भाई, जी जी भाई। और थैंक मेरे को यू। बहुत अच्छा लगा सच में आपसे बात करके, आपने इतने प्यार से सवाल पूछे, मन किया कि मैं सारा कुछ उगल के रख दूं आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक हैविंग यू, मी सर, थैंक यू, थैंक यू लव सो इट मच। सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टीवी 9 और आपके दर्शकों को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।